नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 21 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में पेपर 2 में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये दूसरे शिफ्ट के इंग्लिश पेपर को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी में पूछे गए सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। इस पैराग्राफ का थीम यह है कि जिस प्रकार से लगातार जंगलों की कटाई होती जा रही है मनुष्य अपने रहने के लिए, और जिस प्रकार से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसकी वजह से जो खेती योग्य जमीन की आवश्यकता है उसके लिए लगातार मनुष्य पेड़ पौधों को काटते जा रहा है, जिसकी वजह से जो लियोपार्ड हैं यानी जो तेंदुआ हैं उनके लिए सर्वाइवल के लिए जगह ही नहीं बच रही है, क्योंकि जंगल काटने की वजह से उनका जो हैबिटेट था यानी कि अधिवास था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। यही सब बातें इसमें लिखी गई हैं और किस प्रकार से उनका घर उजड़ने की वजह से, जंगल ना बचने की वजह से वो कभी कभी किसी शहर में किसी गांव में घुस जाते हैं और वहां पर बेवजह उनको पीटा जाता है। यहाँ पर ये पूरा थीम ये बताया गया कि हमने अतिक्रमण किया है किस पर, उनकी तेंदुओं के मकान पर, घर पर यानी जंगल पर, और उल्टा हम बोलते हैं कि ये अतिक्रमण कर करके आकर हमारे शहर में घुस गया या फिर गाँव में घुस गया। उसी सब के बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं और किस प्रकार से उनको पकड़ करके पिटाई की जाती है तेंदुए की, या फिर किस प्रकार से उनको जू में दे दिया जाता है या फिर जंगल में छोड़ दिया जाता है। इन्हीं सब के बारे में यहाँ पर पैराग्राफ में दिया गया है। अब चलिए इस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, नेचुरल फॉरेस्ट्स इन इंडिया आर डिक्रीजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि भारतवर्ष में प्राकृतिक जंगलों के कम होने का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या रिजल्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, मिलियंस ऑफ फार्म्स एंड एनिमल ग्रेज are degraded, leopard habitat across this country are sharply reduced, यानी कि जो तेंदुओं का अधिवास था, जो जंगल था, वो धीरे धीरे समाप्त होने की वजह से इनका अधिवास भी धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, द लियोपार्ड इज फास्ट लूजिंग इट्स हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स होता है अधिवास, यानी कि जो तेंदुए हैं वो अपना अधिवास बहुत तेजी से खोते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लियोपार्ड हैज नाउ वेवर टू गो बिकॉज, यानी कि लियोपार्ड आखिर जाए तो जाए कहाँ, ऐसा क्यों कहा गया है? यहां पर आप देख सकते हैं, ब्लास्टेड एंड बैटर्ड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट द लियोपार्ड हैज नाउ वेयर टू गो, यानी कि जो हमारी जनसंख्या लगातार ब्लास्ट हो रही है, जो लगातार हम लोग उनके घर को, उनके हैबिटेट को तहस नहस कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट करके, जंगलों को काट करके, इसकी वजह से कहा गया कि लियोपार्ड आखिर जाए तो जाए कहाँ। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में इसकी बात की गई है, आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज ग्रैब्ड इट्स हैबिटेट। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हेन द फॉरेस्ट कवर डिक्रीजेज, यानी कि जो जंगलों का एक तरीके से पूरा घेरा है जब वो खत्म होने लगेगा तो क्या होगा, कम होने लगेगा तो क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, अराउंड ह्यूमन पॉपुलेशन द लियोपार्ड नाउ हंग्री एंड डिस्पिरेट। डिस्पिरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निराश होना, यानी कि जो तेंदुए हैं वो भूखे हैं और निराश हैं, क्योंकि उनके हैबिटेट पर मनुष्य जो है वो कब्जा कर चुके हैं, उनके अधिवास पर पेड़ पौधों को काट करके, जंगलों को काट करके उस पर कब्जा कर चुके हैं। इस वजह से आज वो भूखे हैं और निराश हैं, इस सेंस में ये आया हुआ है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, द लियोपार्ड बिकम्स हंग्री एंड डिस्पिरेट। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, द लियोपार्ड स्टार्ट्स विजिटिंग द विलेजेस बिकॉज, यानी कि जो तेंदुए हैं वो गांव में घूमना क्यों शुरू कर देते हैं, ये पूछा गया है। गांव में घूमना क्यों शुरू कर देते हैं, उस सेंस में पूछा गया। ठीक है, चलिए यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, with 1.3 billion people desperate for the land and natural resources, the leopard has been cornered. Many patches of remnant forest have little food for the leopard to eat. He is then forced closer to human habitation, starting a विसियस साइकिल ऑफ मैन लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब बेतहाशा उनके जंगलों को काटा जा रहा है तो उनके पास हैबिटेट नहीं बचा है और उनके लिए खाने की कुछ वस्तुएं नहीं बची हैं। इस वजह से मजबूरी वश वो कभी कभी मनुष्यों के हैबिटेट में आ जाते हैं, यानी विलेजेस में चले जाते हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे।
पहला विकल्प दिया गया है द डियर इज नेचुरल फूड हैज बिकम क्लेवर, तो ये विकल्प निगेटिव है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैज माइग्रेटेड टू द विलेजेज, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। तीसरा देखिए मैन हाइड्स इन विलेज हर्ड्स, तो ये भी निगेटिव है। चौथा देखिए इट कैन इजली डॉग्स इट्स फेवरेट फूड, तो ये भी बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि वहाँ पर तर्क ये दिया गया था कि जब इनका हैबिटेट है यानी कि जो इनका अधिवास है वो धीरे धीरे जंगलों को काटने की वजह से समाप्त हो रहा है, उस वजह से उनकी मजबूरी हो गई है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, इस वजह से कभी कभी वो विलेजेस में चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी विकल्प यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था, हैबिटेट समाप्त होने की बात नहीं की गई है, इस वजह से ये विकल्प इसके सारे विकल्प गलत थे और इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया था क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया है एट नाइट व्हेन द लियोपार्ड इंटर्स अ विलेज, यानी कि रात के समय जब तेंदुआ गांव में घुसता है तो क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं एज द सनसेट, यानी कि जैसे ही रात होता है सूरज ढलता है, इट मूव्स टुवर्ड्स ह्यूमन सेटलमेंट्स इनकाउंटर्स मैन एंड इफ डिटेक्टेड इज चेज्ड बैटर्ड विथ स्टिक एंड स्टोन एंड बैडली इंजर्ड और किल्ड, यानी कि जब गांव में जब ये जाता है तो मनुष्यों के द्वारा इसका पीछा किया जाता है और इसको छड़ियों से पत्थरों से मारा जाता है, बैडली ये इंजर्ड हो जाता है और कभी कभी इसकी मौत भी हो जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इट इज चेज्ड, यानी इसका पीछा किया जाता है, एंड बीटन बाई द विलेजर्स, और गांव के लोगों के द्वारा इसको पीटा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें अंडरलाइन किया गया है लास्ट, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इन द लास्ट 20 ईयर्स, तो ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 डिटरमाइनर यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है दिस इज व्हेन इट, तो यहाँ पर व्हेन जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए कंजंक्शन इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया फॉरेस्ट कवर हैज शार्पली डिमिनिश्ड का मतलब होता है पतन की तरफ जाना, यानी बहुत तेजी से कम होना इस सेंस में है, यानी कि जंगल जो है वो बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। द अंडरलाइन वर्ड इन द एबव एक्सप्रेशन मीन्स द सेम एज, यानी कि इससे मिलता जुलता अर्थ किसका होगा यहाँ दिए गए विकल्पों में से। तो देखिए शार्पली मतलब बहुत तेजी से और क्विकली मतलब भी बहुत तेजी से, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक दिए गए एक अन्य पैराग्राफ पर पूछा गया था। इस पैराग्राफ का थीम से जल्दी से समझ लेते हैं। एक हेयर ड्रेसर है जिनका नाम यहाँ पर देखिए रेचल बफर्ड बताया गया है, वो इंग्लैंड की वुमेन्स रग्बी टीम की हेयर ड्रेसर हैं। उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से वो महिलाओं के हेयर की चोटियाँ करती थी खेलने से पहले, क्योंकि बड़े बाल लेकर के मैदान में उतरना और खेलना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये सभी बातें इसमें लिखी गई हैं और किस प्रकार से बड़े बालों को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत परेशानी खड़ा कर देते हैं। और इसमें पुराने समय की भी बातें कही गई हैं, जो पुराने इतिहासकार रहे हैं उनके द्वारा बताया गया कि पहले के समय में महिला और पुरुष दोनों बालों को बांधते थे, क्योंकि बड़े बड़े बाल पहले रखने का प्रावधान था पुरुषों के भी। तो ये सब बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न रेचल बफर्ड के बारे में पूछा गया था कि ये कौन थे, तो ये हेयर ड्रेसर थी। ऑप्शन नंबर 2 हेयर ड्रेसर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ऑल हर प्लेटेड फ्रेंड्स, यानी कि वर्ल्ड कप के दौरान उसकी सभी मित्र प्लेटेड फ्रेंड्स, यानी कि जिनकी चोटियां बनाई गई थी, चोटी प्लेटेड का मतलब होता है चोटी। ठीक है, कैसा महसूस कर रही थी, तो इसका उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए वर्ल्ड कप मैचेज यू हैव नोटिस्ड दैट द वुमेन आर जस्ट फियरलेस एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स, तो क्या कैसी महसूस कर रही थी, फियरलेस। पहले विकल्प में बात की गई है प्लेड फियरलेसली, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है इन पैरा 2 द फ्रेज अ साइकोलॉजिकल थिंग रेफर टू, यानी कि दिए गए पैराग्राफ में एक पैरा 2 में एक फ्रेज यहां पर मेंशन किया गया है ए साइकोलॉजिकल थिंग, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर देखिए दूसरे पैरा में मेंशन किया गया सम ऑफ द गर्ल्स लुक रियली टफ विथ देयर हेयर प्लेटेड सो इट इज ऑल्सो ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग, तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, प्लेटेड हेयर के बारे में बात की जा रही है, यानी बाल की जो चोटी बनाई जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में केवल प्लेटेड हेयर की बात की गई है, प्लेटिंग हर फ्रेंड्स हेयर इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन
ओल्डर डेज डैश यूज्ड टू प्लेट देयर हेयर, यानी कि पुराने समय में मैंने आपको बताया था थीम में कि लड़के और लड़कियां यानी कि बोथ मेन एंड वुमन यूज टू प्लेट देयर हेयर, यानी दोनों चोटियां बनाने का काम करते थे अपने बालों का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों को स्टेटमेंट को पढ़ करके इसको सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया गया है कि ओब्लेक्स इज द आस्ट्रिक्स कार्टून स्पोर्टेड प्लेटेड हेयर, तो ये बात बिल्कुल सही है, पैराग्राफ में मेंशन किया गया। दूसरा दिया गया टुडे द गर्ल्स लुक रियली टफ विद द प्लेटेड हेयर, तो ये विकल्प निगेटिव है पैराग्राफ के अनुसार, यानी कि देखिए ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिए गए एक्सप्रेशन में अंडरलाइन जो शब्द है प्लेटेड, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो पूरे सेंटेंस को पढ़िए, विथ देयर हेयर प्लेटेड, यानी प्लेटेड यानी कि चोटी किसकी बनाई गई? बालों की चोटी बनाई गई। तो चोटी किसकी विशेषता बताई जा रही है? बाल की, और बाल क्या है? नाउन है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। विकल्प नंबर 3 प्लेटेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वी एसोसिएट प्लेट्स द अंडरलाइन वर्ड इन द एबव एक्सप्रेशन मीन्स द सेम एज, यानी कि जो अंडरलाइंड शब्द है, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ा होना, तो इसका मिलता जुलता इससे समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब भी होता है जोड़ना या फिर जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच थियरी ऑफ लर्निंग बिलीव्स दैट लैंग्वेज लर्निंग टेक्स प्लेस इन रिलेशन टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड, यानी कि ये हमसे पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने की कौन सी वो थियरी है जो ये मानती है कि हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सामाजिक संदर्भ में सीख रहे होते हैं जब हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि दक्षता आधारित भाषा अधिगम। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। भाषा का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों के बीच या फिर विद्यालय में, यानी कि ये सभी जो चीज़ है वो समाज का पार्ट है, यानी कि सामाजिक तौर पर सामाजिक संदर्भ में हम इस भाषा का यूज करते हैं और इसी संदर्भ के माध्यम से हम भाषा को सीख रहे होते हैं, यानी कि दक्षता आधारित लैंग्वेज टीचिंग यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो हम भाषा सीख रहे हैं वो कितना हम दक्ष बन रहे हैं उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करने के संदर्भ में, क्योंकि भाषा सीखने का जो उच्च लक्ष्य होता है वो यही होता है कि हम उस भाषा का प्रयोग कर पाएं अपने दैनिक जीवन में, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, यानी कि ये दक्षता आधारित लैंग्वेज टीचिंग इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात है, यानी कि किताबी ज्ञान ना हो, आप इतना दक्ष हो जाएं कि आप उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएं, सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक एक संदर्भ में उसका प्रयोग कर पाए। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज, यानी कि ये सभी शब्द क्या कहे जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? फॉर वोकेबलरी टीचिंग मीनिंग, यानी कि शब्दावली सीखने के दौरान, शब्दावली सीखने के लिए जो निम्न दिए गए शब्द हैं वो क्या कहे जाएंगे? तो ये देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जो कि बार बार कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, जैसे कि द, फॉर, एंड, ए, टू, वाइल, वनली, बिकॉज। तो बार बार ये सामान्य तौर पर प्रायः ये दिख जाते हैं पैराग्राफ में, अनुच्छेद में। तो बार बार दिखना, एक ही पैराग्राफ में बार बार दिखना, बार बार इसका प्रयोग होना, यहाँ पर देखिए कोई ऐसा विकल्प है क्या जो दिखने से संबंधित है? आप कहेंगे कि साइट, साइट मीन्स होता है दिखना, यानी कि बार बार ये सामान्यतः प्रायः ये दिखी जाते हैं शब्द, इस वजह से इसे साइट वर्ड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बॉटम अप मॉडल ऑफ रीडिंग एक्सपेक्ट्स लर्नर्स टू, यानी कि मॉडल बॉटम अप मॉडल ये शिक्षार्थियों से क्या उम्मीद रखता है, क्या एक्सपेक्ट करता है? ध्यान से समझिएगा। बॉटम अप का मतलब क्या हुआ? नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टॉपिक लिख रहा हूँ मोटिवेशन, जिसे हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। तो मोटिवेशन मेनली 2 प्रकार का होता है, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। यहां तक क्लियर? अब देखिए इंटरनल के कई प्रकार हो सकते हैं, एक्सटर्नल के भी कई प्रकार हो सकते हैं। यहां पर देखिए बॉटम टू अप, यानी कि देखिए बॉटम टू अप जाने से, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पार्ट, यानी कि ये जो था इंटरनल मोटिवेशन वो एक पार्ट था मोटिवेशन का, और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या था? ये भी एक पार्ट था, यानी कि अंश से पूर्ण की तरफ हम लोग जाते हैं जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट हैं इसके, और इन दोनों पार्ट को मिलाकर के मोटिवेशन कहा जाएगा। तो ये होल हो गया और ये पार्ट हो गया। होल का मतलब संपूर्ण और ये पार्ट हो गया यानी कि अंश, यानी कि अंश से पूर्ण की तरफ हम लोग चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में इसकी बात की गई है, मूव फ्रॉम पार्ट टू होल। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल राइटिंग। निगेटिव सेंस में पूछा गया कि कौन निम्न में से पर्सनल राइटिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पर्सनल राइटिंग आखिर होता क्या है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि पर्सनल राइटिंग बेसिकली एक तरीके से फॉर्म है, राइटिंग का फॉर्म है, जिसमें जो राइटर होता है वो रेगुलरली अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में या फिर अपने विचारों के बारे में रेगुलरली थॉट को एक तरीके से रिकॉर्ड के तौर पर लिखता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ डायरी राइटिंग, तो प्रत्येक लोगों का ये आदत होता है, कुछ लोगों का ये आदत होता है, विशेष लोगों का, जो रोज रात में डायरी लिख रहे होते हैं कि उन्होंने दिन भर में क्या किया, यानी कि वो अपने डेली लाइफ का पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर पल पल का खबर रखना जो होता है वो पर्सनल राइटिंग से जुड़ा हुआ है। पल पल ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेकंड वाइज, मतलब कि कहने का मतलब कि जिसमें व्यक्ति अपने विचारों या फिर अपने दैनिक जीवन से जुड़े सभी घटनाओं का वर्णन कर रहा होता है, उसे पर्सनल राइटिंग कहते हैं। और हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्सनल राइटिंग नहीं है। देखिए डायरी तो पर्सनल राइटिंग है, तो इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीवनी की बात की जा रही है, यानी कि खुद के बारे में लिखने की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी अपने लाइफ से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को लिखा जाता है, यानी कि ये भी एक तरीके से पर्सनल राइटिंग के अंतर्गत आएगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मेमोयर की बात की गई थी, मेमोयर क्या होता है, तो ये अगर इसे मैं आपको बताऊं तो इसका हिंदी में मतलब होता है स्मृति के आधार पर लिखना। अब जैसे कि मान लीजिए आप कहीं गए, कहीं मेला घूमने गए या फिर कहीं भी गए, तो वहाँ पर जो आपका अनुभव था, जो आपके थॉट्स थे, जो आपने महसूस किया, जो आपके साथ घटा, उन सभी चीज़ों को आप स्मृति के आधार पर लिख रहे होते हैं। तो ये भी आप अपने बारे में पर्सनल राइटिंग के अंतर्गत ही आएगा, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो इसमें एक तरीके से डिटेल्ड अपने बारे में कोई भी मतलब हर पल की यहाँ पर जानकारी नहीं दी जाती। करिकुलम विटे जो होता है, सीवी जो आप नौकरी के लिए रेज्यूमे देते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो इसमें आप अपने डेली लाइफ से जुड़े पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं कि आप सुबह उठ करके क्या करते हैं, आज आपके साथ दिन भर क्या हुआ, ये सभी चीज़ें आप सीवी में नहीं लिख रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये पर्सनल राइटिंग का पार्ट नहीं है। चूंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा पर्सनल राइटिंग नहीं है, तो करिकुलम विटे इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है BICS स्टैंड्स फॉर। तो BICS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जो हम लोग दैनिक जीवन में जो हमारे अंदर कम्युनिकेशन का स्किल है। देखिए बेसिक का मतलब आधारभूत, इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, और स्किल मीन्स दक्षता, यानी कि जो दैनिक जीवन में हमारा कम्युनिकेशन का जो हमारे अंदर कौशल है, उसी को बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, जो कि अनौपचारिक तरीके से होता है। क्योंकि दैनिक जीवन में अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार के सदस्यों या फिर सगे संबंधियों या फिर अपने दोस्तों से जिस भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं बातचीत करने में, वो अनौपचारिक भाषा है। यानी कि जब हम अनौपचारिक तरीके से दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करने का जो कौशल हमारे अंदर है, उसे ही बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और दूसरा होता है CALP। देखिए CALP क्या होता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि औपचारिक तरीके से जब हम लोग, जैसे किताबों की जो भाषा होती है वो CALP के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो भाषा है वो औपचारिक होती है। वहाँ पर आप जिस प्रकार से अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने घर परिवार में लोगों से बात कर रहे होते हैं, उस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो औपचारिक होता है। तो वो CALP से जुड़ा हुआ है। और जो हम लोग दैनिक जीवन में लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारे अंदर भाषा कौशल है, उसे हम लोग बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। तो यही हमसे प्रश्न पूछा गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्किल्ड रीडर, यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि जो दक्ष पठन करता है उनका निम्न में से, उनके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने का मतलब क्या होता है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर लेना, और अर्थ सिर्फ इस सेंस में नहीं कि वहाँ पर शब्द का क्या अर्थ है, बल्कि जो राइटर है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है उसके अर्थ को समझने की कोशिश की जाती है, वो स्किल्ड रीडर होता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है डिटरमाइंस द राइटर्स पर्पज, इंटेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि ग्रामर लर्निंग बाय रूल्स इज हेल्पफुल, यानी कि व्याकरण सीखना नियमों के अंतर्गत ये मदद करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रामर पढ़ाया जाता है बच्चे को, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता है, संदर्भ में, यानी कि अलग से उसको ग्रामर नहीं पढ़ाया जाएगा कि आज मैं तुमको नाम पढ़ाऊंगा। प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, अपर प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, तो इनके लिए ग्रामर उस कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ाया जाएगा
जाएगा, जो कहानी बच्चे को सुनाया जा रहा है उसी से जोड़ करके बच्चे को बताना है, यानी कि उसके संदर्भ में होना चाहिए। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि नियमों के अंतर्गत पढ़ाए जाने की बात कर रहा है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, राइटिंग डेवलप्स मच बिफोर रीडिंग, यानी कि पढ़ने से पहले लिखना डेवलप हो जाता है बच्चे में, ये कहा जा रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो जब बच्चा प्राइमरी में जा रहा होता है, पहली बार प्राइमरी में एडमिशन लेता है, तो ऐसा नहीं है कि पहले उसको केवल लिखना सिखाया जाएगा, फिर केवल पढ़ना सिखाया जाएगा, ये सभी चीज़ें, सभी कौशल पर एक साथ काम किया जाता है। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये स्किल पहले डेवलप होगा और दूसरा स्किल बाद में डेवलप होगा, सब पर एक साथ साइमल्टेनियसली सबको डेवलप करने की कोशिश की जाती है टीचर के द्वारा, तो इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, लर्निंग मेनी लैंग्वेज इज बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ, यानी कि बहुत सारी भाषाएं सीखना बोझिल है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने बताया था कि प्रत्येक बच्चे जन्मजात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, जो कि उनको लैंग्वेज एक्वायर करने में मदद करता है और अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करता है। तो ये कहना कि भाषा सीखना जो है वो बर्डन है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग, यानी कि पठन जो है वो पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने से संदर्भ में है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पढ़ने का मतलब ही ये होता है कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण किया जाए। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉन्शियसनेस रेजिंग एज, यानी कि कॉन्शियसनेस को हम लोग सचेतना वृद्धि कह सकते हैं। रेजिंग मतलब कि वृद्धि या फिर बढ़ाना, सचेतना में वृद्धि क्या कहलाता है, तो ध्यान से समझिएगा। जिस चैप्टर के बारे में बच्चे को बताना है या फिर जिस टॉपिक के बारे में बच्चे को बताना है, तो सबसे पहले उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो टॉपिक बच्चे को बताना है, और उसके बाद से उसका यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को नाउन बताना है, तो सबसे पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चे को दिए जाएंगे, जैसे कि लखनऊ हो गया, टेबल हो गया, उसके बाद से बॉल हो गया, उसके बाद से किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, ये सभी चीज़ें। उसके बाद से पहले एग्जाम्पल बताने के बाद से अब उसके बाद ये सभी एग्जाम्पल किससे जुड़े हुए हैं, नाउन से जुड़े हुए हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण बताने के बाद से फिर इसका यूज करके बताया जाता है। इससे बच्चे ये जागरूक बनते हैं कि आखिर टीचर हमें किन शब्दों के बारे में बता रहे हैं, उनमें थोड़ा सा रुचि उत्पन्न होगा, और रुचि उत्पन्न होने की वजह से वो थोड़ा कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, यानी कि सचेत हो जाते हैं कि आखिर ये सब नए वर्ड्स हैं क्या। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इसकी बात की गई है, ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, यानी कि बच्चों के ध्यान को आकर्षित किया जाता है, कैसे, थ्रू एग्जाम्पल्स, यानी कि विभिन्न उदाहरण दे करके, टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो नाउन बच्चे को पढ़ाया जाना था उससे जुड़ा हुआ पहले उदाहरण बताया गया, जो कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया, और फिर उन उदाहरणों का यूज करना और नियमों को बताना, ये कॉन्शियसनेस रेजिंग है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इज एडवोकेटेड एज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बिकॉज इट, यानी कि जो प्रोसेस राइटिंग होती है वो एक प्रभावी स्ट्रेटजी, प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा पैरवी कर रहा है, कौन सा विकल्प उसके सपोर्ट में है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इनेबल्स लर्नर टू लर्न गुड हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग से संबंधित नहीं है प्रोसेस अप्रोच। देखिए प्रोसेस अप्रोच को पहले समझ लीजिए। प्रोसेस अप्रोच का मतलब ये क्या होता है कि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए किसी टॉपिक पर लिखने के संदर्भ में सबसे पहले एक विचारों की उत्तेजना हमारे अंतर जन्म लेती है कि किस टॉपिक पर लिखना और क्या लिखना है। ये विचारों की उत्तेजना, यानी कि सबसे पहले हम थिंकिंग करते हैं कि क्या लिखना है, उसके बाद से टॉपिक फाइंड होने के बाद से हम एक मोटा मोटी आउटलाइन तैयार कर रहे होते हैं कि खाका एक तरीके से कि क्या करना है, उसके बाद से ड्राफ्टिंग करते हैं कि किस टॉपिक पर कितना लिखना है और क्या हेडिंग हो सकते हैं। उसके बाद से हम लोग फिर से उसको चेक करते हैं कि क्या जो हमने सोचा है, जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो सही है या फिर नहीं, यानी उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, और अगर हमें महसूस होता है कि कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है तो फिर करेक्शन भी किया जाता है, और अंत में फाइनल ड्राफ्टिंग होकर के फाइनलाइज किया जाता है। ये होता है प्रोसेस अप्रोच, ठीक है, लिखने के संदर्भ में। तो यहां पर देखिए केवल हैंड राइटिंग से ये संबंध नहीं था, इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, इनकरेज लर्नर्स टू नो राइटिंग एज ए प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि फाइनल आउटपुट की बात की जा रही है। तो यहां पर प्रोसेस अप्रोच जो है वो आउटपुट की बात नहीं करता है, वो प्रोसेस की बात करता है जिसके थ्रू हम लोग लिखना एक तरीके से सीख रहे होते हैं, यानी विभिन्न चरणों दर चरण चलने की बात हो रही है, और यहां पर सीधे आउटपुट की बात कर रहा है, इस वजह से ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इनेबल्स लर्नर्स टू लर्न व्हाट इज राइट, यानी कि क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे लिखना है ये प्रोसेस अप्रोच बताता है, तो ये भी विकल्प नेगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इनेबल्स लर्नर टू लर्न हाउ टू राइट, यानी कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना है वो स्टेप बाय स्टेप यहां पर बताए जाने की बात होती है प्रोसेस अप्रोच में। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाउ मेनी लैंग्वेज
आर लिस्टेड एज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब कि लिस्ट किया गया है भाषाओं को। तो ये 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर आस्क्स each one of her learners to explore their family history by asking their grandparents about their family members before them, यानी कि एक कक्षा की जो शिक्षिका हैं वो अपने प्रत्येक छात्र से अपने फैमिली के बारे में, अपने फैमिली के इतिहास के बारे में जानने के लिए, अपने दादा दादी से जानने के लिए बोलती है, ठीक है। और उसके बाद से देखिए, लर्नर्स देन आर आस्क्ड टू नो अबाउट देयर फैमिलीज, और उसके बाद से अपने परिवार के इतिहास के बारे में, कि जैसे बाबा और दादी से पहले उनके परिवार में कौन कौन लोग थे, उनके बारे में, इतिहास के बारे में जानने के लिए बोलती है। आफ्टर अ होल क्लास डिस्कशन, यानी कि पूरे क्लास के डिस्कशन के बाद, द लर्नर्स हैव टू ड्रॉ देयर फैमिली हिस्ट्री एंड राइट अ रिपोर्ट ऑन इट, और पूरे क्लास के डिस्कशन के बाद वो एक फैमिली ट्री बनाने में सक्सेस हो पाते हैं बच्चे, अपने हिस्ट्री के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी नोन एज, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट तैयार करने की बात की जा रही है, क्योंकि बात आ गई है रिपोर्ट की। रिपोर्ट हम लोग किस में तैयार करते हैं? प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम लोग आगे वाले बंदे से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ प्रश्न पूछ रहे होते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के कुछ अभिलेख तैयार कर रहे होते हैं, यानी रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं। ये किस में होता है? ये प्रोजेक्ट वर्क में होता है। दिए गए विकल्प में देखिए, यहाँ पर जो दादा दादी से बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे कि उनके पहले उनके परिवार में कौन कौन लोग सदस्य थे, तो यानी कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए प्रश्न पूछा गया, और उस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसका एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट वर्क है, और प्रोजेक्ट वर्क कैसा है? अक्रॉस द करिकुलम। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट इज, यानी सतत मूल्यांकन क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी अधिगम कर रहा है, जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है, उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चा सीखने में कहां पर कठिनाई फेस कर रहा है। इस संदर्भ में ये कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होता है। चलिए पहले चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि समेटिव असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग, यानी कि समेटिव असेसमेंट को हम लोग योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, यानी जो सत्र के अंत में परीक्षा होती है, फाइनल परीक्षा की बात की जा रही है। जबकि कॉन्टिन्यूअस और सतत मूल्यांकन जो होता है वो सत्र के बीच में परीक्षा की बात करता है, सत्र के बीच में बच्चे का मूल्यांकन करने की बात करता है। तो ये चूंकि योगात्मक से जुड़ा था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आउटकम बेस्ड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड असेसमेंट। अचीवमेंट यानी कि पास और फेल, ये हम लोग कैसे तय करते हैं? फाइनल एग्जाम से। और आउटकम बेस्ड यानी सीधे आउटपुट की बात की जा रही है, यानी कि फाइनल परीक्षा की ओर इशारा किया जा रहा है। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा होता है कि आखिर उस चैप्टर में या फिर उस कॉन्सेप्ट में बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, जबकि यहाँ पर फाइनल आउटपुट की बात की जा रही थी, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, असेसिंग द लर्नर्स कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि बच्चे की लगातार परीक्षा लेने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट का मतलब ये कतई भी नहीं है कि लगातार बच्चे का असेसमेंट हो, लगातार बच्चे की परीक्षा ली जाए। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट के संदर्भ में एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एज असेसमेंट एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि अध्ययन अध्यापन का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द मेजर पर्पज ऑफ द टीचिंग पोएट्री इज। पोएट्री पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये इंजॉयमेंट के लिए पढ़ाया जाता है और एप्रिसिएशन के लिए पढ़ाया जाता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंटरेक्शन हाइपोथेसिस बाय लॉन्ग 1996 एज्यूम्स दैट। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ये सीधे तौर पर उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पूछा जा रहा है, इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियल बट नॉट सफिशियंट। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज टीचर्स रेफर्स टू, यानी कि भाषा के शिक्षक के लिए मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टीचर को लैंग्वेज पढ़ाने के संदर्भ में मदद कर रही है, या फिर उसके द्वारा यूज किया जा रहा है बच्चों को, शिक्षार्थियों को सिखाने के संदर्भ में, वो एक तरीके से मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज टीचर के रूप में जाना जा सकता है। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका उपयोग शिक्षक कर रहा है बच्चों को समझाने के लिए, तो ऐसा किस विकल्प में दिया गया? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी
और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।